वो सुबह जल्दी आकर पानी भर दिया करती थी। तब मैं उसका भीगा हुआ बदन निहारता रहता था। मन ही मन सोचता था कि ये गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता था। ज्यादा से ज्यादा मजहबी किताबें पढ़ने लगता था ताकि मेरे मन में ऐसे ख्याल ना आए, लेकिन मेरे लिए उसको भुलाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर मैंने उसके सपनों को ही सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। रजिया जी, ये लो। ये किस लिए? मिठाई है, पहले खा लो फिर काम करो। ये लो। अरे यहाँ इधर आओ, चलो यहाँ बैठो आराम से, बैठो। बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। चाचा, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं यहाँ पर इतने मजे कर रही हूँ, मिठाइयाँ खा रही हूँ, और मेरी अम्मी वहाँ पर जैसे तैसे गुजारा कर रही है। मैं मेरी अम्मी को यहाँ पर लाना चाहती हूँ, मुझे सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, मेरी अम्मी को हज करवाना चाहती हूँ। हो जाएगा रजिया, सब हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये लो। नहीं चाचा, पैसे किसके? सीधी समझ के रख लो, अम्मी के लिए कपड़। हंसो भी। वो नहीं जानती थी कि मेरे मन में हवस के अलावा और कुछ नहीं है। एक दिन मैंने उसे बीमारी के बहाने घर पे बुला लिया। अरे रजिया, कमर में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर को बुलाया आपने? मैं लेकर आऊँ? अरे मैं जाके आया ना। क्या कहा उन्होंने? अरे डॉक्टर ने तो ये मरहम दिया है। मैं किसी मसाज करने वाले को ढूंढ रहा था, कमबख्त मिला ही नहीं कोई। अल्लाह, बहुत दर्द। चाचा, आप भी ना इतनी सी बात के लिए किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं मल देती हूँ, लाइए। नहीं बेटा, तुम नहीं। चाचा, मेरी अम्मी के पीठ में भी दर्द होता था, तब मैं ही मरहम लगाती थी। लाइए दीजिए। नहीं रजिया, नहीं। आप चुप करके लेट जाइए, मेरी अम्मी कहती है मेरे हाथों में ना जादू है, अभी ठीक हो जाएगा। लाइए, आइए आप लेट जाइए, आइए। ठीक है, तुम कहते हो। संभाल आराम से। वो मेरी पीठ पे मरहम लगाती रही, मैंने उसके बदन की गर्माहट को महसूस किया। रजिया, एक बात कहूं, अगर इसी तरह काम करती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। दरअसल तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी अम्मी और तुमको दोनों को यहाँ अपने पास रख सके। हाँ ना, अम्मी भी यही कहती है कि जल्दी से शादी कर ले। पता नहीं क्यों अम्मी को लगता है मैं कोई हूर की परी हूँ और कोई शहजादा आके मुझे ले जाएगा, पर वो समझती ही नहीं है कि मैं बर्तन मांजने वाली हूँ और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे लिए तो तुम किसी हूर परी से कम नहीं। चाचा नहीं, कासिम का। वो उठकर चली गई, अगले दिन नहीं आई, मगर जब लौटी तो शायद उसने सच्चाई का सामना कर लिया। उसने जान लिया था कि ये रिश्ता उसके सारे अरमान पूरे कर सकता है, उसकी माँ को यहाँ ला सकता है। तो आपने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? नहीं, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं जानता था कि वो नेक है, पाक है, सिर्फ पैसों के बदले में वो खुद को किसी के हवाले नहीं करेगी। उसके जिस्म को पाने का यही तरीका था मेरे पास। मैंने तो उसे एक ख्वाब दिखाया था, लेकिन वो तो एक सच्चे आशिक की तरह मुझ पे जान छिड़कने लगी थी, मुझे अपना शौहर मानने लगी। धीरे धीरे मैंने हमारे बीच सारी दुनिया खत्म कर दी।
और फिर एक दिन वो घर आई। सुनिए। हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी कि हमें ना जल्दी फैसला लेना होगा। किस चीज का? निकाह का। क्यों? वो क्या है ना, मुझे नहीं लगता आप लोगों से ज्यादा दिन ये बात छुप पाएगी। मतलब इस घर में कोई और भी आने वाला है। रजिया। जी, और पता है मैंने तो सोच लिया है कि अम्मी को भी नहीं बुला लूंगी। तो क्या है ना, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो पर बच्चे को संभालना तो नहीं आता होगा ना। अरे क्या बकवास कर रही हो? बकवास? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने वादा किया है मुझसे, कसम खाई है। हाँ लेकिन क्या? देखिए कहीं आपकी नीयत में खोट तो नहीं है ना? देखिए ऐसा मत कीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं की नहीं रहूंगी मेरी अम्मी। नहीं देखिए आप मजाक कर रहे हैं ना? बहुत खुश है ना आप? और उस बच्चे को भी आप उतना ही प्यार देंगे ना जितना आप मुझसे। सुनिए ना, एक बार कह दीजिए ना। बहुत दूर हटो मुझसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मौलवी हूँ मैं, लोग क्या कहेंगे? लोग? आज अचानक से लोग कहाँ से आ गए? और उस दिन आपको ये लोग क्यों नहीं याद है जब आपने अपनी हवस के लिए मुझे इस्तेमाल किया था? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम डॉक्टर के पास चली जाना। वाह जनाब मौलवी साहब वाह। यहाँ तो आप बच जाएंगे पर उस खुदा के घर में कैसे माफी मांगेंगे? खुदा और मजहब के बारे में मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ठीक है पर एक बात आप भी याद रखिएगा कि अभी के अभी बाहर जाके मैं सबको बता दूंगी ये बच्चा किसका है। जीते जी आपने मुझे दोजख में धकेला है ना, तो याद रखिएगा इस दोजख में मैं अकेली नहीं जलूंगी, आपको साथ ले जाऊंगी। वो चली गई और मैं होश में आ गया। मैं जान गया कि ये सब भारी पड़ने वाला है। मैंने उसे फोन किया और घर बुला लिया। तुम जीत गई। क्या? मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम उम्मीद से हो। बस ये देख रहा था कि तुम इस बुड्ढे को चाहती हो या नहीं। मतलब ये रजिया कि तुम्हारे लिए कई नौजवान हंसते हंसते निकाह के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर मैं सोच रहा था कि लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं तुम्हें चाहता। अल्लाह, आपने तो मेरी होश ही उड़ा दिए थे। सच में आप सब कुछ हो मेरे लिए, मगर आपने मेरे बारे में शक किया। रजिया ये मेरी नहीं, इस उम्र की गलती है। देखिए आपको मेरी कसम है, दोबारा ऐसे हम दोनों के बीच इस उम्र वाली बात को मत आने दीजिएगा। ठीक है, तुम्हारी कसम। अच्छा एक काम करना, तुम कल आ जाना, हम लोग तय कर लेंगे कि निकाह कब करना है, कहाँ करना है, किसको किसको बुलाना है। हाँ तुम अपनी अम्मी को भी बुला लेना, भाई उन्हें भी तो दामाद पसंद आना चाहिए। वो दिन तो टल गया, मगर मैं उसे यूं कब तक टालता रहता। एक ना एक दिन इस मसले को तो सुलझाना ही था, इस तकलीफ से निजात पानी ही थी। अगर वो मेरा भांडा फोड़ देती तो जो इज्जत, जो प्यार और भरोसा मैंने लोगों के बीच बनाया वो तो चूर चूर हो जाता। मैं सारी रात बैठकर सोचता रहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, रजिया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो आ गई, मगर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे मानो उसे जन्नत मिल गई हो। अरे रजिया, वो मैंने चूल्हे पे चाय रखी था, देखी ना।
लाश को उस हालत में ले जाना मुश्किल था। मैंने रात होने का इंतजार किया। मैं बाहर गया, वॉचमैन को भी आंख लग गई थी, तो मैंने सोचा यही सही मौका है। मगर कमाल वहां खड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये पागल यहां से जाने वाला नहीं है। फिर भी मैंने इंतजार किया, लेकिन जब वो वहां से नहीं हटा तो फिर मैं घर वापस आ गया और चाकू उठाया और लाश के टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़ा पखाने की पाइप से बहाना शुरू कर दिया। और कोई चारा नहीं था मेरे पास, और जो टुकड़े पाइप से नहीं थे